बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इसका सैटरडे को रिजल्ट आया। आज की वीडियो में समझेंगे कि इसका टेक्निकल कैसा है, कोई टर्न अराउंड दिख रहा है क्या टेक्निकल्स में, और जो Q1 FY27 का रिजल्ट आया वो कैसा रहा। एक हमारे सब्सक्राइबर है जिनका नाम है प्रॉप सेलिंग, उन्होंने भी इसके बारे में पूछा था कि कैसा लगता है स्टॉक। तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, और जो आपने थंबनेल में देखा उसके बारे में ना हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अभी आपको ये उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का ना ये मंथली बार्स दिख रहा है, ठीक है। अभी एक और हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम है शेखर, उन्होंने मुझसे पूछा था कि डू यू हैव एनी फिक्स सेटअप फॉर द टेक्निकल एनालिसिस। नो शेखर, आई डोंट हैव एनी फिक्स सेटअप। आई हैव ए डिफरेंट सेटअप थ्रू विच आई डू अ टेक्निकल एनालिसिस। कभी प्राइस एक्शन भी रहता है, कभी मिक्स भी रहता है। सो कुछ चीजें जो मैं यूज करता हूं इन सम ऑफ द सेटअप वो मैं आज यूज करूंगा, ठीक है। तो हो सकता है लर्निंग हो कुछ लोगों के लिए। इसके अलावा ना सबसे पहले हम समझ लेते हैं Q1 FY27 का रिजल्ट मुझे कैसा लगा। देखो मुझे कैसा लगा इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप पीपीटी खोलो इनका इस क्वार्टर का और जाके आप रिजल्ट प्राइमा फेसी देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, तो आपका ये रिजल्ट हैंड्स डाउन अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और लिटरली अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। मैं कर्व फिटिंग नहीं करूंगा कि मुझे प्राइस पे कुछ नहीं दिख रहा, नहीं। देखो इनका जो मेन इशू है ना दैट इज विद द असेट क्वालिटी। असेट क्वालिटी इनका मेन पेन है। लाइक अगर आप एक साल पहले जाते हैं, मतलब Q1 FY26 में, तो इनका ग्रॉस एनपीए डबल डिजिट में था, ठीक है। इस बार इन्होंने हैंड्स डाउन ग्रॉस एनपीए भी कम कर रहा है, नेट एनपीए भी कम कर रहा है, अपना क्रेडिट कॉस्ट भी कम कर रहा है। जो एसएमएस होते हैं लाइक SMA 0, 1, 2, तो SMA 0 को सिर्फ आप अगर हटा दो तो 1, 2 में भी रिडक्शन कर रहा है। इसके अलावा जो मुझे चीजें अच्छी लगी, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है वो भी एक्सपैंड कर रहा है, जिसके कारण आपको इनका नेट इंटरेस्ट इनकम, मतलब इन कंपैरिजन टू जो लोन बुक का ग्रोथ है ना, वो ज्यादा आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हुए दिखेगा, ठीक है। जो पैट का फिगर है, दो अभी नेट लॉसेज हैं, बट जो लॉस का फिगर है वो ड्रास्टिकली कम हुआ है vis-a-vis लास्ट क्वार्टर। फिर पीपीओपी में अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छी है। अभी जब हम जाएंगे ना कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस, तो मैं समझूंगा कि बताऊंगा कि दो इतनी सारी अच्छी चीजें होने के बावजूद अभी भी क्या यहां पे इश्यू हो सकता है, और हम समझेंगे कि जो पियर्स है, लाइक जैसे मैंने बात किया ESF बैंक का या फिर जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक का, उसमें से कौन सा अच्छा प्ले दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो आपको सबसे पहले चार्ट दिख रहा होगा ना उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ये है मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी क्यों मंथली टाइम फ्रेम पे? यार ये स्टॉक इतना पिटा हुआ है ना, और ये इतना सेल ऑन द राइज हुआ है ना कि मंथली टाइम फ्रेम से नीचे तो कुछ नहीं कर सकते। अभी व्हाट आई वुड डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल यूज दिस, जस्ट अंडरस्टैंड। यहां से हम ड्रॉ करते हैं। ये क्या ड्रॉ करा मैंने, देख रहे हो आप? ये मैंने ड्रॉ करा है, दिस इज नोन एज द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है? देखो इसको क्या बहुत लोग गॉड रेशियो भी बोलते हैं, एंड ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। अगर आपने इंजीनियरिंग करी होगी या मैथ्स में आपका रुझान होगा ना, तो आपको पता होगा इस नंबर के बारे में। अभी ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट होता है ना टेक्निकल एनालिसिस या कहीं पे भी, बिकॉज ये सिर्फ ट्रेडिंग में हम यूज नहीं करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी में भी ये रेशियो है। जो यूनिवर्स में कॉन्स्टिलेशन है उसमें ये रेशियो है। इवन जो हनी बीज होती है ना, जो अपना बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो भी इसी रेशियो, मतलब देयर आर मल्टीपल इंस्टेंसेस। इवन जो फ्लावर का पेटल्स होता है, ठीक है ना, अब जाके पढ़ोगे तो उसमें भी फिबोनाची नंबर मिलता है। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द गॉड रेशियो। मतलब इफ यू आर ए हिंदू तो आप समझ जाओ भगवान ने बनाया, मुस्लिम है तो अल्लाह ने बनाया, अगर क्रिश्चियन हो तो क्राइस्ट ने बनाया। आप इस तरह से समझो, ठीक है। अभी ये क्यों काम करता है तो मैं हमेशा बताता हूं। जब किसी चीज को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है किसी भी चीज के लिए, स्पेशली जब वो मैन मेड रहे, मैन ड्राइवन रहे, इसीलिए ट्रेडिंग में चूंकि बहुत जगह इसका यूज होता है, इवन ऑटोमेटेड सिस्टम में भी इसका यूज होता है, ठीक है। अभी सब चीजें मैंने बता दी। अभी हमें क्या देखना है, ध्यान से समझना आप यहां पे। ये क्या है? ये इनका आईपीओ बेस है। ये आया था आपका, आई विल टेल यू द मंथ, जुलाई। जुलाई का महीना से यहां पे ब्रेकडाउन होता है, ठीक है ना। एंड एवरीवन नोस क्यों ब्रेकडाउन हुआ, चूंकि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में बबल फटा था, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये सारे के सारे नीचे वाले रिट्रेसमेंट को टच करता है, हल्का सा सपोर्ट लेता है, फिर ब्रेक करता है, टच करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। तो अभी तक ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं हुआ है, देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टेंसेस जहां पे इसने सपोर्ट लिया हो, ठीक है। अभी आप यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। इट इज द फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे ऐसा लग रहा है, आप वर्ड में समझना, जहां पे लग रहा है कि इट इज ट्राइंग टू क्लोज अबव द 161.80 लेवल, ठीक है। मतलब धीरे धीरे लग रहा है कि ये स्टॉक बेस बना के
बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। देखो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसे कॉम्पिटिटर्स को देखो ना, लाइक ईएसएफ बैंक विच इज अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन सब चीजों में ये चीजें प्ले आउट हो चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप ये भी समझना। ठीक है, क्योंकि जब हम कोरिलेशन करेंगे ना, थोड़ा समझेंगे ना बिजनेस में, तो आपको ये भी समझना है। ठीक है, कि जब हमें प्रेफर करना है तो कौन सा प्रेफर करना है। ये क्या दिखा, यहां पे कोशिश हो रही है, अभी तक क्लोजिंग नहीं हुआ है। अंडरस्टैंड, दिस इज अ बार चार्ट, दिस इज नॉट अ कैंडल स्टिक और ए हॉलो कैंडल स्टिक। समझ गया पहली चीज। ठीक है, अभी हम इसको हटाते हैं, अभी हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यस, ये क्या है, ये है वॉल्यूम प्रोफाइल। समझना ध्यान से, और कुछ भी चीज ना ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप देख के घबराना नहीं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन ना, आप मुझे कमेंट करना, आई विल रिप्लाई प्रॉप। ठीक है, देखो इफ यू सी ना, तो आपको क्या याद रखना है, मैंने बताया कि जो मंथली टाइम फ्रेम है उसमें वो जो फिबोनाची रेशियो के जो रेसिस्टेंस का लेवल है उसके आसपास आके क्लोज नहीं हो पाया अभी। ठीक है ना, उसके ऊपर आना चाहिए, तब हम एज पर द फिफ्थ रिट्रेसमेंट के हिसाब से एक टर्न अराउंड हो रहा है। ठीक है, अभी आप यहां पे देखो इन बार्स को, यहां पे जो रेड वाला बार्स है ना, दीज आर द सेलिंग वन एंड दिस ब्लू वन ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां बाइंग है। ठीक है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल इसको कहते हैं। अभी आप देखो नीचे जब रहता है ना, नीचे अराउंड 10.10, तो इट सीम्स दैट समवन इज बाइंग दिस स्टॉक। क्या मैंने कहा, इट सीम्स दैट समवन इज बाइंग दिस स्टॉक। नाउ जब ये यहां पे आता है, जो मैंने क्या कहा था, जो फिब रिट्रेसमेंट का ऊपर वाला लेवल है, एंड नाउ यू सी द साइज ऑफ द रेड बार्स एंड डू अ कंपैरिजन विद दिस वन, तो आपको लगेगा कि यहां पे है ना अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, जो बायर्स है ना वो ज्यादा अग्रेसिव है, लेकिन यहां पे जो रेड बार्स है ना वो ज्यादा बड़े बन रहे हैं। देख रहे हो आप, मतलब उस लेवल के आसपास यहां पे अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। मींस हियर देयर इज समवन हु इज डंपिंग द स्टॉक, डिलीवरी का डंप हो रहा है। यहां पे एफएनओ तो है नहीं, तो यहां डिलीवरी की डंपिंग होगी। दैट अंडरस्टैंड। नाउ यहां पे दूसरे द टूल विच आई हैव टू यूज ना, वी हैव टू यूज द एवीवैप। तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट गो ऑन द नियर स्विंग आई जो एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा होगा। सो व्हाट आई वुड डू, मैं यहां से जाके एक इस वीवैप को लगाऊंगा, ए वीवैप को। इट इज एंकर्ड वीवैप। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते होगे तो आपको वीवैप तो पता ही होगा। ठीक है, नाउ व्हाट यू आर सीइंग, अभी आपको दिख रहा होगा कि यहां पे रेसिस्टेंस आ रहा है, देख रहे हो ये। आई विल जस्ट गिव यू ब्रॉडर पिक्चर हियर, ओवर हियर, यहां पे और यहां पे दे आर क्लोज टू 3 to 5 इंस्टेंसेस जहां पे रेसिस्टेंस आ रहा है। द मोमेंट जो प्राइस है बार चार्ट अपना टच कर रहा है टू ए वीवैप, एंकर्ड वीवैप। और ये सब का सब ना, अभी हमने पहला क्या देखा, हमने पहला देखा मंथली टाइम फ्रेम, फिर हम गए डेली पे, और फिर हम देख ले वीकली पे। ठीक है, 3 चीजें मिल गई। अभी नाउ ध्यान से समझना यहां पे, फर्स्ट ऑफ ऑल 16.47 इज अ मैसिव रेसिस्टेंट जोन जहां पे एक हेवी सप्लाई आ रही है। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं ना, यहां पे देख लेते हैं। देख रहे हो कितने सारे यहां पे रेसिस्टेंट आपको दिख रहे हैं, रेसिस्टेंस दिख रहा है। मतलब रेसिस्टेंट जोन क्या होता है, एट द पॉइंट वेयर द पंटर इज डंपिंग द स्टॉक, एंड व्हाट इज अ डिमांड जोन वेयर द पंटर, द अपोजिट साइड पंटर इज बाइंग द स्टॉक। ठीक है, तो यहां पे एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्लियरली डिमार्क हुआ है। नाउ अगर आप ईसेफ या जना स्मॉल फाइनेंस बैंक या सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक या उज्जीवन को देखो, या फिर इक्विटास को देखो, या फिर उज्जीवन तो खैर बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है ना, इक्विटास को देखो, सारी की सारी बैंक्स में ना ये कंडीशन नहीं है। मतलब बेस बना है, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल इश्यूज देयर, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। ठीक है, तो इसीलिए दो आई ट्रैक दिस बिजनेस टू मच रियली, मुझे लगता है कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो देयर इज एम्पल अपॉर्चुनिटी कि मैं यहां से 3-4, मतलब कहते हैं ना 300-400% कमा सकते हैं अगर मैंने माइक्रो साइकिल, जो अपना माइक्रो फाइनेंस का साइकिल है वो चलता रहा 2-3 साल, तो देयर इज ए गुड प्रोबेबिलिटी। बट दो द रिजल्ट इज गुड,
चार्ट पे अभी तक टर्न अराउंड नहीं हुआ है। हैविंग सेड दैट, एक कैविएट है कि आज अभी 4:30 या 4 बजे से इनका कॉन कॉल है, तो वो तो कॉन कॉल मैं सुन लूंगा, और कुछ अगर और पॉजिटिव आते हैं ना, दैट आई विल शेयर। सो मैंने आपको क्या क्या बताया, होप यू अंडरस्टैंड। सो एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, अभी तक इसका मैं ये कह सकता हूं ना कि ब्रेकआउट जो हम कहते हैं, मतलब जो स्लैंग में कहते हैं ना ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, वो ब्रेकआउट नहीं है। देयर आर मल्टीपल डेटा विच इज पॉइंटिंग कि अभी नहीं आया, मार्केट इज स्टिल वेटिंग। ठीक है, समझा ये चीज। अभी हम क्या करते हैं ना, अभी हम फटाफट जाते हैं इनका पीपीटी पे, और पीपीटी पे समझेंगे कि कैसा लग रहा है ये। देखो, सबसे पहले लोन बुक की बात कर लेते हैं। लोन बुक का ग्रोथ है अप्रोक्स 1.5%, विच इज गुड। इज इट गुड? इज इट नॉट गुड? एज पर मी इट इज नॉट गुड, दो प्रॉफिट एंड लॉस देके आपको ऐसा लगेगा नहीं। फटाफट हम पहले बात कर लेते हैं, हमने लोन बुक की बात कर ली। अब तुम देखो यहां पे ध्यान से अपना, यस, कासा ना, तो कासा में भी डिग्रोथ हुआ है 6.3% का। वाई इट हैज डिग्रोन? द रीजन इज दैट कि इनका आप सेविंग अकाउंट का रेट देखो, इट इज 4.5। नाउ एज एन इन्वेस्टर आप सोचो, एज अ एफडी और कासा इन्वेस्टर आप सोचो कि बहुत सारे बड़े बैंक है लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जहां पे आप 2.5 या 3 लाख रुपए से ज्यादा रखते हो तो आपको 6.5 तक का मिलता है। तो आप देख रहे हो ये ना, एक बहुत सारे बैंक में मैसिव इशू आ रहा है। मतलब इन छोटे बैंक को हटा दो, इवन कोटक महिंद्रा बैंक, आरबीएल बैंक, ये कंपेटिवली बहुत बड़े बैंक है, बट वहां भी ना मुझे लग रहा है ना कि एक कासा वॉर शुरू हो गया है बहुत सारे बैंक के बीच। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अभी हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यस, अभी ध्यान समझना, और यहां पे इन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। दिस इज व्हाट, दिस इज द कलेक्शन एफिशिएंसी। अभी आप देखो यहां पे ये एक्स बकेट है ऊपर वाला, ठीक है ना, और ये ओवरऑल है। तो अगर आप ओवरऑल का भी फिगर देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में द फिगर वाज 87%, और इस क्वार्टर में द फिगर इज 91%, विच इज स्टुपेंडस, विच इज वेरी गुड। ठीक है, सिमिलरली अगर आप एक्स बकेट देखो तो एक्स बकेट में भी एक स्लाइट डिप है। रीजन क्या है? रीजन ये है, जो SMA 0 है ना, उसमें हल्का से डिटोरिएशन आया है, और दिस इज वेरी सीजनल। और मैं अगर कंपैरिजन करूं ना विद द लॉट ऑफ बैंक्स, तो इन्होंने एसेट क्वालिटी में ज्यादा अच्छा करा है एज कंपेयर टू लॉट ऑफ बैंक्स, बिकॉज बहुत सारे बैंक्स के ना ग्रॉस एनपीए के नंबर या नेट एनपीए के नंबर भी थोड़ा सा खराब हुए हैं, विच इज वेरी सीजनल। ठीक, आप इनका SMA 0 को हटा के देखो, SMA 1 पिछले क्वार्टर में था, इट वाज 0.4, इस क्वार्टर में हो गया है 0.3। SMA 2 मतलब जस्ट बिफोर द, जब एंटर करते हैं ग्रॉस एनपी होता है, तो 0.5 से 0.4 हो गया है, और टोटल SMA का जो फिगर है वो भी 1.3 से 1.2 हो गया सिक्वेंशियली, विच इज वेरी गुड। ठीक, अभी हम आते हैं इनके, यस, ये जब भी आप बैंक्स को देखो ना, तो उनका एनपी का मूवमेंट देखना आपको बहुत जरूरी है। तो व्हेन यू सी द एनपी का मूवमेंट ना, अब उसको क्यू ऑन क्यू कंपैरिजन करो। लाइक हमको ये वाला कंपैरिजन करना है, Q4 FY26 को कंपैरिजन करना है Q1 FY27 से। अभी आप ये देखो, यहां पे एडिशन कितना हुआ है, इट इज 195। लास्ट क्वार्टर में कितना एडिशन था, इट वाज 268। सो व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ ये है कि कंपनी ने अच्छा करा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, ARC सेल भी देखो आप, पिछले क्वार्टर में ARC सेल का फिगर था 624, और इस क्वार्टर में 365 का है। मतलब जो अपना ग्रॉस एनपीए है, अगर आप इस फिगर को हटा दो दोनों का, तब जो अपनी कंपनी है उसने और अच्छा कर रहा है इन द ग्रॉस एनपीए का नंबर में। ठीक है, बिकॉज एक बंधन बैंक का आप जाके फाइनेंशियल समझना, वो बहुत बार क्या करती है ना, अपना ग्रॉस एनपीए का नंबर अच्छा करती है, चूंकि ARC सेल के कारण या टेक्निकल राइट ऑफ कारण, विच इज नॉट ए गुड थिंग। ठीक है, अभी हम फटाफट आ जाते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। यस, ये देखो आप, ये है इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहां पे देखो, सबसे पहले समझना, ध्यान समझना, यहां पे टोटल इंटरेस्ट अर्न कितना बढ़ा है, क्यू ऑन क्यू देखना, इट हैज ग्रोन बाय 6%, और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना बढ़ा है, 0%। ऐसा क्यों है? इसके होने का रीजन ये है कि इन्होंने अपने सारे के सारे जो लोन है उस पे यील्ड बढ़ा दिया है। चूंकि यील्ड बढ़ गया है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि जो आपका इंटरेस्ट अर्न होगा लोन्स पे वो बढ़ जाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस 0 दिख रहा है सिक्वेंशियल। उसका क्या रीजन है? क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो भी कम हो गया है।
तो मतलब डबल बेनिफिट है, आइसिंग ऑन द कहते हैं ना केक, वो हुआ इनके पास। क्या हुआ, यील्ड बढ़ा और कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हो गया, जिसके कारण क्या होगा, आपका स्प्रेड और मोटा हो जाएगा ना, विच इज वेरी एविडेंट। इसी दैट इज द रीजन कि इनका जो लोन बुक है वो ग्रो कर रहा है अप्रॉक्स क्लोज टू 1.25 टू 1.5%, बट आपको जो दिखेगा नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रो कर रहा है 12%, विच इज वेरी गुड। अभी हम दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, इनका ये है, क्या है ये, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं पीपीओपी, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होता है, जब भी आप बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो ना, तो आपको पहले देखना है नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, दूसरा देखना है पीपीओपी, और तीसरा फिगर होता है आपका पैट का। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं पीपीओपी में, ध्यान से देखो, ये बढ़ा है सीक्वेंशियली 416%। ऑपरेटिंग लेवरेज आया, मतलब इसका अर्थ क्यों आया, आप बताओ। क्योंकि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है भाई, वो देखो क्या हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 0% बढ़ा है, मतलब इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो इंप्रूव कर रहा है, विच इज ए गुड थिंग। सबसे पहले क्या हुआ, नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि स्प्रेड बढ़ा। स्प्रेड क्यों बढ़ा, बिकॉज हमने जो यील्ड है, अपना एवरेज यील्ड बढ़ाया लोन्स पे और कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम कर दी, जिसके कारण दोनों के इफेक्ट के कारण हमारा नेट इंटरेस्ट बढ़ गया और हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस उतना नहीं बढ़ा, 0% बढ़ा है, ठीक है ना। फिर हमने अपना ओपेक्स कम कर दिया। और तीसरा जो बेनिफिट आया है, दैट इज ड्यू टू द प्रोविजनिंग। चूंकि लोन बुक का क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है, ग्रॉस एनपीए घट रहा है, तो ऑब्वियसली मेरे को कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, जिसके कारण जो मेरा क्रेडिट कॉस्ट है वो कम आएगा, जिसके कारण आपको दिखेगा कि लास्ट क्वार्टर में Q4 FY26 में इनका जो लॉस का फिगर था, दैट वाज -188 करोड़, मतलब 188 करोड़ का लॉस हुआ था इनको। और इस क्वार्टर में द लॉस ये नैरो डाउन हो गया है टू 34 करोड़, विच इज वेरी गुड। अभी आपको लग सकता है कि भाई ये तो लॉस नहीं, आपको जब भी देखना है तो सीक्वेंशियल देखना है। आप जाके एथर एनर्जी है उसका भी देखो, वही चीज है, बट द कंपनी इज डूइंग ए फिनोमिनल जॉब। उनका जाके आप देखो इबिटा मार्जिन कैसे किए जा रही है। तो जब भी आप, ऐसा नहीं है कि इसको हमको राइट ऑफ कर देना है, ठीक है। देखो अभी हम इसके इश्यूज के बारे में बात करते हैं। जैसे ईएसएफ बैंक को ले लेते हैं, या फिर हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को ले लेते हैं। वहां भी ना सीक्वेंशियली कैसा ग्रो करा, दोनों ग्रो करा है 4%, एक 4%, एक 4.5%, ठीक है। लेकिन इनका रिटेल लेन बुक का भी कोई ग्रोथ नहीं हुआ है भाई। ये जो बैंक है अपनी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसने इसका आपको इंटरेस्ट जो स्टेटमेंट है वो इसलिए अच्छा लग रहा है, इनकम स्टेटमेंट रादर, क्योंकि इन्होंने यील्ड बढ़ाया है। इट इज नॉट ड्यू टू कि जो पेस ऑफ लोन ग्रोथ है वो रिटेल में एटलीस्ट इंक्रीज कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। ना इनका अफोर्डेबल में किया है, ना सीवी में किया है, किसी में नहीं हुआ है। मतलब एक बहुत म्यूटेड है। इट इज क्लोज टू 0.5 to 1%। रादर जो इनका होलसेल का बुक है ना, वहां पे इन्होंने अच्छा ग्रो कर रहा है क्यू ऑन क्यू। अभी होलसेल के बुक में साला बनता ही है 10% का, तो आपका क्या मार्जिन बढ़ेगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं ईसेफ को, जैसे उनका मार का पोर्टफोलियो है, या फिर आप देख लो जो अपना जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उन्होंने उनका 4% से ग्रो करा ओवरऑल एयूएम, बट उनका जो आप गोल्ड का पोर्टफोलियो देखो तो कितना मैसिव ग्रो कर रहा है यार। किसी किसी का तो डबल डिजिट ग्रोथ कर रहा है। तो क्या लगता है ना, देखो अभी हम बुक वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो इनका बुक वैल्यू है क्लोज टू 0.9, ठीक है। ईएसएफ का है 1.12 और उसका है 1.4। तो अगर मुझे स्टॉक लेना है, एज एन एग्जांपल समझना, मैं क्या हूं, टेक्नो फंडा वाला, ठीक है ना। अभी मान लो दो लोग हो सकते हैं, टेक्नो फंडा वाला है, एक कंप्लीट बिजनेस को देख के लेगा, तो बिजनेस वाला सोचेगा अच्छा ऐसा है, उसमें सिक्योर्ड और इनका जो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का भी रेशियो देखो, तो इट इज इनका है 51 और 49, मतलब 51 सिक्योर्ड है, 49 अनसिक्योर्ड है, ठीक है। अभी आप ईएसएफ को देखो तो वहां पे 62-64% आपका सिक्योर्ड है, जना में 70% के लगभग। तो वो सोचेगा कि चलो मेरे को ऐसी कंपनी मिल रही है जिसमें मैसिव प्रॉफिट भी हो रहा है, मतलब कैश प्रॉफिट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीपीओपी का प्रॉफिट है, ठीक है ना, एक्चुअल पैट में पॉजिटिव है, ठीक है। प्लस मेरे को ज्यादा सिक्योर्ड मिल रहा है, मतलब मेरे को सिक्योरिटी ज्यादा मिल रही है। अगर ये बिजनेस घूमा तो मेरे को कम प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ तो ऐसा है नहीं, जिस दिन माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर अगर घूमता है और ये इसी रेशियो पे रहते हैं, लाइक 51 to 49, 2 क्वार्टर से इनका यही इशू है, इन्होंने कुछ को एक्सपैंड नहीं कर रहा है। तो आप बताओ, मतलब अगर मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है तो दो इट इज अ गुड बेट, मैं तो बेटर बेट के पास जाऊंगा ना। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है, Q1 FY27 का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट इट इज नॉट अलाइनिंग विद द माई सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, उससे ये अलाइन नहीं कर रहा है। द डे इट मीट द सिस्टम अलाइनमेंट, जो भी क्राइटेरिया मैंने फिट किए हुए हैं वो सारे का सारे मीट हुआ है, जिसमें मैंने कुछ चीजें आपको शेयर करा, जैसे एबी वैप को शेयर करा, फिर हमने बताया कि फिप रिट्रेसमेंट में कैसे देख सकते हो, बहुत सारे क्राइटेरिया, तो अपने हिसाब से वो चीजें आप भी डिजाइन कर सकते हो।
तो द मोमेंट वो सारी चीजें फिट नहीं होते हैं ना, आई विल अवॉइड दिस स्टॉक। दो ये कंपनी अच्छा कर रही है, लेकिन द मोमेंट ऐसा होता है, वो टेक्निकल क्राइटेरिया फिट होता है, सो आई विल एंटर इन दिस स्टॉक। बिकॉज क्या है ना, आप समझो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है, मैं उसमें एंटर कर गया, ठीक है। अभी ये सारी जो कंपनी है ना, ये है माइक्रो फाइनेंस की, और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इज नॉट ए लॉन्ग टर्म सेक्टर। आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन के नहीं सकते हो, आपको साइकिल प्ले करना है। सो आई एम प्लेइंग द साइकिल। अभी सपोज यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे 3 महीने 6 महीने बैठा रहता है, और ये 2-3 साल का साइकिल होता है, तो मेरा तो टाइम निकल रहा है ना। जब मुसीबत आएगी तो सब गिरेंगे साले। ऐसा थोड़ी है कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक देर से चलना शुरू किया है तो ये देर से गिरेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि जब तक ये टेक्निकल सेटअप पे नहीं आएगा, आई विल अवॉइड दिस स्टॉक। दो इसका फंडामेंटल बिजनेस इसने इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। बाय, टेक केयर।